Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in Rasayan room. Students, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का 2 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा सेशन है। 2 सेशनों में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, इनके बारे में पढ़ा था। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, और वेग का टक्कर सिद्धांत भी पढ़ लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो अभिक्रिया का जो वेग है, उस वेग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो मुख्यतः 5 कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। इन 5 कारकों में जो हमारा पहला कारक है वह क्या है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। क्या है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता, इससे अभिक्रिया का जो वेग है उस वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब इससे क्या मतलब है, क्यों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ाने से उसमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुओं की संख्या बढ़ने से उनमें जो प्रभावी टक्कर होंगे उन टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे आप लोग मान लीजिए कि 2 अणु हैं, एक अणु ये है, एक अणु ये है। ठीक, पहले ये इतने दूर दूर थे, बाद में जब हम इनकी सांद्रता बढ़ा दिए, ठीक है, सांद्रता बढ़ाने का मतलब इसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाना। तो इसमें पहले मान लो इतनी जगह में केवल 2 ही अणु थे, अब इतनी जगह में 2 अणु और आ गए, तो अब कितने अणु हो गए, 4। ठीक है, 4 अणु हो गए, जगह भी कम हो गई। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे से पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ता टकराने के लिए, अब पास ही में इनको क्या मिल गया है, एक अणु मिल गया है, और उससे ये टकरा सकते हैं। ठीक, और टकराने के पश्चात जो टकराएंगे ये, तो इनकी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अधिक से अधिक जो कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, सक्रिय ऊर्जा तक पहुंच जाएंगे, और जब अणु सक्रिय ऊर्जा तक पहुंच जाएगा तो वह अभिकारक जो है वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट जो था कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता, तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर जो वेग है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट हम लोग का है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है ताप। ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर जो वेग है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो फिर से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ी। अब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से मतलब है कि जैसे हम लोगों ने ताप दिया, तो मान लीजिए कि ये 2 अणु हैं, तो ये 2 अणु, ये अणु यहाँ से चला बहुत तेज़ी से और इनके पास क्या हो गया, टकरा गया। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, इसलिए प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो देखे होंगे कि पेंदी में क्या होते हैं, जो बर्तन रहता है उसकी पेंदी में बुलबुले जो हैं वो नीचे से ऊपर की ओर लगातार आते रहते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि नीचे उसको तापमान मिलता है, और तापमान मिलने के कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ गई तो वह गति करके कहाँ चला आया, ऊपर की ओर चला आया। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, अगला हम लोग का है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक मिलाने पर क्या होगा, तो उत्प्रेरक मिलाएं कैसे हम लोग, धन उत्प्रेरक। ऋण उत्प्रेरक हम लोग नहीं मिला देंगे। अगर ऋण उत्प्रेरक मिला देंगे तो हमारे अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक मिलाएंगे, धन उत्प्रेरक। तो धन उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यदि हम क्या करें, कोई पदार्थ है हमारा और वह अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, अभिकारक अणुओं में
थोड़ा सा क्या करें, उसमें हम उत्प्रेरक मिला दें। अगर हम उत्प्रेरक मिला दें तो सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा। कैसे? तो कल हम लोगों ने पढ़ा ये था कि जो दहली ऊर्जा है, मान लीजिए अगर वो 500 है और कोई अणु है उसकी ऊर्जा 300 है। कितनी है? 300। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 200 ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 200 ऊर्जा देनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि 200 दे पाएँ, तो हम इसमें क्या करेंगे? उत्प्रेरक मिला देंगे। तो उत्प्रेरक मिलाएंगे तो ये इसी की ऊर्जा को मान को घटा देगा। मान लीजिए 400 हो गया, तो अब हमें कम सक्रियण ऊर्जा देना पड़ेगा। पहले 200 देना पड़ा था, अब हमें केवल 100 ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है धन उत्प्रेरक मिलाने पर सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, और सक्रियण ऊर्जा का मान जैसे ही घटेगा सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अणु ऐसे भी होंगे जो जिनकी ऊर्जा पहले से ही 400 होंगे, तो 400 वाले आसानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? उत्पाद बना लेंगे। तो धन उत्प्रेरक मिलाने पर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है और सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रकाश पर। तो जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं उनका वेग प्रकाश में बढ़ेगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई, यदि धूप ही ना निकले, पेड़ पौधों को धूप ना मिले, प्रकाश ना मिले, तो वह उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है उसकी गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, मंद हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लो अभी बारिश का मौसम है तो बादल रहते हैं जो हमेशा अधिकतर, तो क्या बादल में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी? होगी, लेकिन उनका जो वेग है वो वेग क्या हो जाएगा? कम होगा। कब? धूप की अपेक्षा। और जब धूप होगा तो उनका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, प्रकाश में उनका वेग बढ़ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो अभिक्रिया का वेग था, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो समाप्त होता है। 5 कारक हो गए, सांद्रता हो गया, ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, प्रकाश हो गया। अच्छा, 4 ही हुआ, एक बचा अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बचा। नंबरिंग यहाँ पे कर लेना 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक अणुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बढ़ने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल से है। मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा सुखा रहे हैं, ठीक है, तो जो गीला कपड़ा है अगर हम उसको फैलाएं, ठीक है, तो फैलाने पर जल्दी सूख जाएगा, अपेक्षा कि हम लोग उसको मोड़ माड़ के इकट्ठा रख दें। जैसे मान लो हमें क्या करना हो, कुछ चादर फैलाना हो, चादर सुखाना हो, तो चादर को पूरा फैला देंगे तो वह बहुत ही कम समय में सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि फैलाने पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के फलस्वरूप जो सक्रिय अणुओं की संख्या है, अब ज़्यादा अणु क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे और उसके पृष्ठ को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया करते हैं, तो अगर हम पानी में लें और उस पानी को फर्श पे फेंक दें, तो फर्श पे फेंकने पर पानी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बढ़ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया तो वह पानी जल्दी से क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कपड़े को सुखाते हैं और उसको फैला दें, तो फैलाने पर जो हमारा कपड़ा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो जो सक्रिय अणु हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, हमारा कपड़ा जल्दी सूख गया। जितनी जल्दी सूखा हमारा वेग जो है उतने ज़्यादा है। यहाँ पे सूखना नहीं लेंगे, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो यदि कोई अभिक्रिया हम ऐसे करा रहे हैं जिसमें हमारा जो वेसल्स है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण जो सक्रिय अणुओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 टॉपिक समाप्त हुआ। सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, प्रकाश, अभिक्रिया, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, सिंपल सी बात है, चाहे हम भैया सांद्रता में बढ़ाएं, चाहे ताप बढ़ाएं, चाहे उत्प्रेरक मिलाएं, चाहे प्रकाश की उपस्थिति करें और चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें, सारी स्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि इन 5
को चाहे जिस प्रकार बढ़ाएं, हमारा जो है वेग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2A + B अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बन रहा है? 2C + 3D उत्पाद बन रहा है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है लिखा है यहाँ पर कि जो C की सांद्रता है वह 1 मोल है। ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दी हुई है और इस अभिक्रिया में जो C की सांद्रता है वह सांद्रता कितनी है? 1 मोल है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि A, B और D, A, B और D की सहायता से क्या निकालिए? हमारा जो अभिक्रिया का वेग है वह वेग निर्धारित कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग जो है वह बराबर किसके होता है? चाहे जो लिख लें हम लोग, ठीक है, माइनस अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, या प्लस उत्पाद की सांद्रता। तो अगर हम लोग इसकी सहायता से लिखें 2A की सहायता से, तो R बराबर हो जाएगा A की सांद्रता बटे समय, और चूँकि 2 लिखा है यहाँ पर तो -1/2, क्योंकि अभिकारक है, अभिकारक का विघटन होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं B की सांद्रता बटे T और इसके आगे D क्या जोड़ दें हम लोग? कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? माइनस लगाएंगे। तो माइनस B की सांद्रता बटे dt यानी समय। अब हम लोग इधर आ जाएं उत्पाद में, तो उत्पाद में C की सांद्रता बटे समय और यहाँ पर 2 से गुणा है, मोलों की संख्या 2 है तो यहाँ 1/2। ऐसे यहाँ D की सांद्रता और बटे में हो जाएगा 1/3। ठीक, तो R बराबर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। R बराबर, अब चूंकि ज्ञात हमें केवल C की सांद्रता है, इसलिए हम लोग R बराबर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, R बराबर 1/2 C की सांद्रता बटे dt। तो 1/2 हो गया और C की सांद्रता कितनी है? 1 है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो जो वेग आया वह कितना आया? 0.5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आ गया। इसी प्रकार जब हम लोग R जान गए, अब हम लोग R की सहायता से A की सांद्रता, B की सांद्रता और D की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो R बराबर -12 A की सांद्रता अपान dt था। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें पता ही है 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, -1 A की सांद्रता आ गई। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। R बराबर दूसरा, तो R बराबर -dB की सांद्रता अपान dt। R की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 आ गई B की सांद्रता। ठीक है, अगला है D की सांद्रता, तो R बराबर 1/3 D की सांद्रता अपान dt, 1/2 R की वैल्यू है। मल्टीप्लाई किए तो 3/2 आंसर आया, मतलब कि 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांद्रता आ गई वो कितनी आ गई? D की मोल प्रति लीटर, इसको लिखेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगला हम लोग चलते हैं आगे। अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है? ठीक है, अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण क्या है? तो किसी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। तो जो समीकरण हमें क्या बताए? संबंध बताए, किसमें? अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक के सांद्रता के मध्य में संबंध बताएंगे, उन समीकरणों को हम लोग क्या कहेंगे? वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग नियम कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है ये अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक के समानुपाती है
और ये जो समीकरण होगा वह समीकरण क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाया ये? अभिक्रिया का वेग समीकरण। यहाँ पर हम लोग समझ ले रहे हैं कि ए से क्या बन रहा है? बी। ए हमारा अभिकारक है और बी हमारा क्या है? उत्पाद है। हम लोग मान लेते हैं कि जो अभिकारक है वह n घात पर निर्भर करती है। n क्या है? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है। तो r जो हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, वह समानुपाती किसके हो गया? a की सांद्रता के। बड़े ब्रैकेट में है तो इसे क्या पढ़ेंगे? a की सांद्रता। और हमारा नियम कह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक की सांद्रता, यह क्या हो गया हमारा? a अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक। उचित घातांक कितना? n। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक, अभिकारक की सांद्रता उचित घातांक के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण। ये क्या कर रहा है? ये समीकरण r और अभिकारक की सांद्रता के मध्य क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो संबंध बताने वाला जो समीकरण होगा, इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग समीकरण कहेंगे। r बराबर a की सांद्रता पे घात n। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ हम लोग नियतांक लाएंगे k। n क्या है? n अभिक्रिया की कोटि है और k क्या है? वेग स्थिरांक है। अभी हम लोग आगे कोटि के बारे में पढ़ेंगे कि कोटि किसे कहते हैं, इसे हम लोग कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, k क्या है? वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं फिर से यही कि a है अभिकारक और b क्या है? उत्पाद। t बराबर 0 समय पर a की जो सांद्रता है वो a मोल है और b की सांद्रता 0। ठीक, कुछ समय पश्चात b कितना बना? x बना। b जब x बना तो a में क्या हो जाएगा? x घट जाएगा, a माइनस एक्स। यहाँ पर क्या लिखा है? a माइनस एक्स। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस एक्स हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई? a माइनस एक्स हो गया। ठीक, आगे चलें तो हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग हमारा जो है यहाँ अभिकारक है। अभिकारक से लिख सकते हैं कि Ca की सांद्रता बटे dt। इसे हम लोग कह देंगे अभिक्रिया का वेग। अगर हम लिखना चाहें r बराबर, तो हम लोग यही तो लिखते, r बराबर dCA की सांद्रता अपान dt। लेकिन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक की सांद्रता, A की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ A के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसलिए dCA अपान dt क्या हो गया? समानुपाती हो गया। ठीक है, यहाँ को क्लीन कर दें तो यहाँ आ गया हमारा, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग है dCA अपान dt, वो अभिकारक की सांद्रता के क्या है? समानुपाती। ये हम लोग कहाँ से जान पाए? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। जिसको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ना है वह रासायनिक साम्य अवस्था चैप्टर में जाएगा और वहाँ से फर्स्ट ईयर में है, रिवीजन कर लेगा। ठीक है, अच्छा, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए नियतांक आएगा क्या? k। तो हमारा जो समीकरण बना वह क्या बन गया? dCA की सांद्रता अपान dt बराबर k इंटू CA। ठीक, यदि हम CA बराबर 1 मोल रख दें, CA बराबर 1 मोल मतलब कि A की सांद्रता कितनी हो जाए? 1 मोल, तो k बराबर हो जाएगा dCA अपान dt। और इसको हम लोग क्या कहते थे? R। ठीक, तो k बराबर क्या हो गया? R। तो इस समीकरण से अगर हम लोग अपना नियम बनाएं तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या? k। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता एकांक मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब k। फिर समझ लेते हैं हम लोग इसको, इससे स्क्रीन ले लें। तो हमारा फॉर्मूला आया k बराबर
dCA/dt। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आया, dCA/dt आया। अच्छा, परंतु R बराबर क्या था, dCA/dt है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दर है वह किसके बराबर होता है, R के। तो R बराबर हो गया dCA/dt, ये R है, R बराबर है dCA/dt। तो यहाँ पर ये dCA/dt लिखा है, वहाँ हम लोग R लिख सकते हैं। तो K बराबर हो जाएगा R के। अब K हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है। ये क्या है, वेग स्थिरांक। अब अगर हमें इसका फार्मूला बनाना है, अच्छा ये समीकरण कब प्राप्त हुआ था, जब Ca की वैल्यू हम लोग कितनी रख दिए थे, 1 मोल प्रति लीटर। Ca की वैल्यू कितनी रखे थे, 1 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हम लोगों ने रखा तो फार्मूला क्या मिला, K बराबर dCA/dt मिला। ठीक, dCA/dt बराबर R होता है, तो K बराबर R हो गया। अब हम लोग इसका जो डेफिनेशन वो लिख सकते हैं कि जब अभिकारक, जो हमारा अभिकारक है, यदि अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दिया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। ठीक है, बस इतनी सी ही बात थी। हाँ, तो हमारा अब इसको स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, हाँ नहीं, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक, तो यहाँ पे थे कि K बराबर R। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। ये हमारा वेग स्थिरांक का डेफिनेशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसके मात्रक के बारे में। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, और जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग नियम है और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स एंड क्वेरी देन यू विल बी कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।